हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एक्सीलेंस में। जैसा कि हमने अभी तक की क्लासेस में देखा, हमने जो स्टार्ट किया था वो था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर हमने वन बाई वन हमने डिफरेंट ऑर्गन्स की बात की थी, वेजिना की बात की थी, ओवरी की बात की थी। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फैलोपियन ट्यूब। ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है, हमारे इंटरनल बॉडी, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर हमारे चार ऑर्गन आते थे, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ऑलरेडी हम दो ऑर्गन्स को डिस्कस कर चुके हैं, वेजाइना एंड ओवरी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फैलोपियन ट्यूब। इससे पहले हमने जो थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, एक टॉपिक लास्ट क्लास में रह गया था, वो था हमारे रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल से। किससे रिलेटेड था? मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। तो उसके अंदर क्या था कि हमने पूरी प्रोसेस रीड आउट की थी ओवरी के अंदर, कि कैसे आपके फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, कैसे उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, एलएच कब सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोन कब सिक्रीट होता है, कब आपके फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, रप्चर होते हैं और कन्वर्ट किसके अंदर, ग्राफिन फॉलिकल से रप्चर होके वहां से ओवुलेशन होता है 14 डे पे। तो वो पूरा प्रोसेस हमने बात की थी। तो आज हम जो नॉर्मल बात करने वाले हैं वो बात करने वाले कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मली कितने दिन की होती है? 28 डेज की। क्लियर? अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में जो होती है आपकी हो सकती है 21 से 35 डेज की। मतलब कैसे रेंज हमने कैसे बोला, यानी कि किन्हीं लेडीज के अंदर क्या होता है 25 डेज से कम की मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, और कई लेडीज के अंदर जो देखने को मिलती है, या वुमेन्स के अंदर, फीमेल के अंदर, सॉरी लेडी, तो फीमेल के अंदर जो देखने को मिलती है वो मोर देन 28 डेज की देखने को मिलती है। तो उस केस में क्या होता है, अगर मान के चलो जो डेज है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या है, इर्रेगुलर है। क्लियर? कैसी है? इर्रेगुलर, यानी कि नंबर ऑफ डेज है वो क्या डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि आपकी जो नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगी। बात करते कैसे, मान के चलो एवरेज कितनी है 28 डेज की। क्लियर? तो अप्रोक्स 1 ईयर के अंदर जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी, 1 ईयर के अंदर कितनी होंगी, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो निकल के आएगी आपकी 30, 113 नहीं 30। यानी कि एक नॉर्मल फीमेल के अंदर, नॉर्मल फीमेल यानी कि जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल टाइम टू टाइम देखने को मिल रही है, यानी कि जिसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट है वो कंप्लीट 28 डेज की है। तो उसके अंदर क्या है कि एवरेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी, नंबर ऑफ एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए ईयर, यानी कि एक साल के अंदर कितनी देखने को मिलेंगी, 30, 13। क्लियर? ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अगर मान के चलो दो कंडीशन होगी, मान के चलो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि समझो कैसे, नॉर्मल कितनी है हमारी 28 डेज की, इंक्रीज यानी कि मान चलो 28 की जगह वो 30 की हो गई है, 30 की जगह 32 की हो गई है, या फिर 35 की हो गई, जो भी है डिफरेंट कंडीशन देखने को मिली है। मतलब नॉर्मली 28 डेज की होनी चाहिए, बट फीमेल के अंदर क्या है कि वो 30 के देखने को 30 डेज की आ रही है, फिर 32 डेज की आ रही है, 35 डेज की आ रही है, मतलब इरेगुलर होगी। तो उस केस में क्या है, यानी कि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो यहां पे किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगे, अगर डेज बढ़ गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगी, डिक्रीज इन ए ईयर हमने अभी बाद में समझाऊंगा। सिंपल, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्रीज हो जाएंगी। डिक्रीज है मतलब मान के चलो
एवरेज 15 टू 45 एज जो होती है हमारी रिप्रोडक्टिव एज, उस एज के अंदर एक फीमेल के अंदर मान चलो जब बिल्कुल नॉर्मल है 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मान चलो उसके अंदर कितनी साइकिल्स देखने को मिल रही है हमें टोटल 400 300 टोटल पूरे रिप्रोडक्टिव एज में। बट मान के चलो नंबर ऑफ डेज एब नॉर्मल हो गए, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां आनी थी उसकी 28 डेज की बट आ रही है 30 और 32 डेज में, यानी कि 4 डेज 2 डेज डिले हो गया। तो उस केस में क्या होगा, जब वो डिले होगा तो नंबर ऑफ साइकिल भी डिले हो जाएंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट साइकिल ही 30 डेज की गई तो सेकंड साइकिल ऑटोमेटिक डिले हो गई। तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्रीज द नंबर ऑफ साइकिल। क्लियर? सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि समझो 28 डेज की नॉर्मल, अब मान के चलो वो किसी के अंदर देखने को मिली है सिर्फ 26 डेज की या फिर 24 डेज की या फिर 22 डेज की, यानी कि नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो गए। सिंपल, जब नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ साइकिल क्या होगा, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज। ईयर लिख देते पर ईयर, सेम पर ईयर। भाई ऑब्वियसली बात है, जहां उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 22 डेज में खत्म हो गई तो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो क्या हो गया, नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये टॉपिक कई बार क्वेश्चन एवरेजली पूछ लिया जाता है कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ईयर कितने को मिलते हैं। कई बार होल रिप्रोडक्टिव एज में भी देख क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी नंबर और। क्लियर? तो इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? यानी कि अगर डेज इंक्रीज होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज होगी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कई बार पूछ लेते हैं कि किसी के अंदर मान चलो भाई ये एवरेज है नॉर्मल 20 डेज में आएगी, 13 पर ईयर आएंगे। अब आप इसी हिसाब से आइडिया लगा लो कि पूरे रिप्रोडक्टिव एज में कितने आएंगे, तो वो अफेक्टेंस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। अब इसके पीछे के जो रीजन है वो काफी है, सिस्ट फॉर्मेशन है, पीसीओडी है, एबनॉर्मलिटी है, ओवम फॉर्मेशन है, जो भी है, एबनॉर्मल ओवम है, मैच्योर ओवम फॉर्म नहीं हो पाता है, वो सब आगे की कहानी। तो सिंपल एक लॉजिक था यहाँ से समझने के लिए। क्लियर? तो ये लास्ट क्लास में रह गया था, तो हम अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन था हमारा फैलोपियन ट्यूब। देखो फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक हॉलो ऑर्गन है, हॉलो मस्कुलर बोल सकते हो, मस्कुलर ही होते हैं, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लाइन बाय यानी कवर्ड होता है लाइन बाय कॉलमनर एपिथेलियम। ये इसकी क्या है, कवरिंग है। देखिए आपका फैलोपियन ट्यूब है। इसको और किस किस नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड एज यूट्राइन ट्यूब, ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट, और क्या बोलते हैं, और भी कुछ नाम है इसको, मुलेरियन डक्ट, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब तो है ही है, आल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब अगर कहीं पे आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, ओविडक्ट और मुलेरियन डक्ट, या फिर एक और है आल्सो कॉल्ड सेल्पिंजी। स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब जब हम बात करेंगे तो स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब सेल्पिंजियोटोमी या सेल्पिंजियोलॉजी। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही। क्या है ये फैलोपियन ट्यूब, क्या है आपका एक पेयर्ड ऑर्गन है, सेम ओवरी की तरह, किडनी की तरह। पेयर्ड ऑर्गन की जब हम ये बॉडी के अंदर बात करते हैं, कौन कौन से हमारे पेयर्ड होते हैं, जैसे कि लंग्स आपका पेयर्ड ऑर्गन है, किडनी आपके पेयर्ड ऑर्गन्स हैं,
एंड ओवरी आपका पेयर्ड ऑर्गन है। ऐसे ही सेम फैलोपियन ट्यूब भी क्या है आपका पेयर्ड ऑर्गन है। क्लियर। लेंथ कितनी होती है एवरेज? अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर बोथ फैलोपियन ट्यूब। नंबर ऑफ फैलोपियन ट्यूब की जब बात होगी तो कितनी है? 2। अगर हम नंबर ऑफ फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे तो वो कितनी होती है? 2, याद रखना। ठीक है। एवरेज लेंथ की जो बात करेंगे दैट इज 10 सेंटीमीटर बोथ। 10 सेंटीमीटर आपकी राइट, 10 सेंटीमीटर आपकी लेफ्ट। क्या होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है। पेयर्ड ऑर्गन है, पेयर्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, याद रखना। और कवर्ड किससे? कोलुमनर एपिथेलियम। उसके साथ क्या अटैच होती है? सीलिया। अभी हम बात करेंगे क्या रोल होते हैं आपके सीलिया की। क्लियर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? 2 ओपनिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? 2 ओपनिंग देखने को मिलती है। एक तो कहां होती है आपके यूट्रस के साथ। कहां ओपन होती है? यूट्रस में। उसको हम बोलते हैं यूट्राइन ऑस्टियम, या फिर बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोक्सिमल ऑस्टियम। यानी कि एक पार्ट फैलोपियन ट्यूब का आपका कहां जाके ओपन होता है? यूट्रस के अपर एंगल पर। अपर पार्ट है यूट्रस। अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है। कौन सा पार्ट ओपन होता है? यानी कि फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट आपके यूट्रस के साथ अटैच होता है? वो पार्ट होता है आपका दैट इज इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल जो पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, वो किसके साथ अटैच होता है? यूट्रस के साथ। कैसे अटैच होता है? डायरेक्टली। ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि फैलोपियन ट्यूब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसके साथ अटैच होता है और इनडायरेक्टली किसके साथ अटैच होता है। अगर हम डायरेक्टली बात करें तो फैलोपियन ट्यूब डायरेक्टली किसके साथ अटैच होती है? आपके यूट्रस के साथ। कौन से वाला पार्ट? इंटरस्टिशियल। क्लियर। एंड इनडायरेक्टली अटैच किसके साथ होती है? वैसे तो इनडायरेक्टली अटैच होती है वो ओवरी के साथ होती है। मैं साइड में लिख देता हूं, याद रखना। फैलोपियन ट्यूब इनडायरेक्टली अटैच होती है ओवरी के साथ। कौन सा पार्ट अटैच होता है इसका? होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है। किस फॉर्म में या किसके साथ? एक फिम्बरी होती है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी। इसी का मेन रोल है आपके ओवम को कहां से? ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के अंदर डालना, वहां से आगे मूव कराना। वो अभी हम आगे देखेंगे। तो पहली ओपनिंग क्या थी? यूटेराइन ऑस्टियम, या फिर उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल ऑस्टियम। प्रोक्सिमल यानी कि जो नियर बाई है यूट्रस के। दूसरी ओपनिंग कहां होती है? उसको बोलते हैं पेल्विक। और क्या बोलते हैं इसको? एब्डोमिनल ऑस्टियम। और भी बोल देते हैं इसका, एंड आल्सो कॉल्ड एज डिस्टल। डिस्टल ओपनिंग। ठीक है। कहां ओपन है? ये आपके एब्डोमिनल वाले पार्ट में, यानी कि पेल्विक कैविटी के अंदर। और इनडायरेक्टली किसके साथ अटैच होती है? ओवरी के साथ। याद रखना, ये ओपनिंग इनडायरेक्टली किसके साथ अटैच होती है? ओवरी के साथ। कैसे अटैच है? इनडायरेक्टली। ये मार्क कर लेना, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फैलोपियन ट्यूब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहां अटैच होती है। डायरेक्टली तो अटैच है यूट्रस के साथ। कुछ पार्ट कहते हैं इंटरस्टिशियल का, वो आपके जैसे कि यहाँ पे छोटी सी मिस ट्राई की बनानी थी। तो क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है आपका? इंटरस्टिशियल। ठीक है। तो इसका क्या है कि कुछ पार्ट तो इसका फैलोपियन ट्यूब और कुछ इसका पार्ट आ जाता है यूट्रस के अंदर। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हो गया। अब क्या होता है? जो आपकी ओवरी होती है, ये आपकी ओवरी है, तो ओवरी क्या होता है? इसके साथ इनडायरेक्टली अटैच होती है, और इसको क्या बोलते हैं हम? इनफंडिबुलम। अभी हम आगे जब थोड़ी सी एक रफ इमेज देख लेंगे। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है वो हमारे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आजकल आपने देखा होगा एक चलता है इंजीनियरिंग में, एक टेस्ट है AI-EEE। कौन सा? AI-EEE। तो इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल सा लॉजिक याद रखना, AIII। क्या? AIII मतलब कि इंडिया में जो आई थी वो 2 बार आई थी। याद है कुछ बचपन में, कुछ जैसे अपने फ्रेंड्स में कर कहते थे कि इंडिया में आई कै बार आई, यानी कि इंडिया में जो आई थी वो 2 बार आई थी, आई है डी आई है। बट फैलोपियन ट्यूब के अंदर आई है वो कितनी बार आई है? 3 बार आई है, यानी कि AIII। फैलोपियन ट्यूब में आई कितनी बार आई? 3 बार आई, याद रखना, AIII। तो यहीं से हम इनको डिकोडिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहला पार्ट है आपका इंटरस्टिशियल, या फिर इसी को हम बोलते हैं इंटर, यहां लिख देता हूं, इंटरम्यूरल। मुलेरियन डक्ट बोलते हैं ना, मैंने बताया था वो, तो इंटरम्यूरल। सेकंड इस्थमस। थर्ड पार्ट एम्पुला। अब जो भी क्वेश्चन जहां से बनते हैं इंपोर्टेंट एग्जाम, वो हम क्लियर कर लेंगे। एंड लास्ट वन इज इनफंडिबुलम। क्लियर? यानी कि AIII। ए यहां से लिया गया आपका, बाकी आई 3 अलग अलग जगह से। सिंपल कोडिंग फैलोपियन ट्यूब के जब हम पार्ट्स की बात करेंगे, AIII रट लो इसको। क्लियर? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल क्या है आपका? अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, दैट इज अबाउट 1.25 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें इसके डायमीटर की, तो इट्स अप्रोक्स 1 mm। ठीक है, 2 चीज के लिए। थर्ड चीज, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट इंटरस्टिशियल फैलोपियन ट्यूब का कौन सा वाला पार्ट है जो अटैच होता है किसके साथ? यूट्रस के साथ। ठीक है, अटैच होता है यूट्रस के साथ। कैसे अटैच होता है? डायरेक्टली, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यूट्रस के साथ अटैच होता है डायरेक्टली, और हाँ, कुछ पार्ट क्या होता है इसका यूट्रस के अंदर होता है, कुछ फैलोपियन ट्यूब, दोनों को मिला के ही क्या बनता है? इंटरस्टिशियल। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, जब ओवम सिक्रीट होता है तो वो कहाँ पे जाके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, या कहाँ से यूट्रस के अंदर एंटर करता है? ओवम किस पार्ट से एंटर करता है? आपके इंटरस्टिशियल से। कहाँ पे एंटर करता है? यूट्रस में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है इस्थमस। इस्थमस वाले की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम डायमीटर की बात करें, इंटरनल डायमीटर होता है वो कितना होता है? अप्रोक्स 2 mm। क्लियर? इस्थमस का रोल ही क्या है? इस्थमस का रोल है सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट कराना, जो ओवम, जो एम्ब्रियो फर्टिलाइज होने के बाद बन गया उसको आगे मूव कराना। क्लियर? और ये फर्दर जाके किस में अटैच होता है? इस्थमस का मेनली पार्ट जो वो किस किस के साथ जुड़ा हुआ होता है? वो होता है आपके एम्पुला के साथ। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं एम्पुला की। एम्पुला की जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 5 सेंटीमीटर। याद रखना, एम्पुला की लेंथ 5 सेंटीमीटर। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यहां से कई बार क्वेश्चन आता है, फैलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? आपका एम्पुला। डायमीटर इसका अप्रोक्स 2 mm होता है। ठीक है, और क्या रोल है एम्पुला का? एम्पुला का और सबसे रोल क्या है? इट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, या इसको हम और क्या बोलते हैं? एम्पुला इज आल्सो कॉल्ड है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन। याद रखना, जो ओवम ऑफ स्पर्म का फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जब और स्पेसिफिक जाओगे फैलोपियन ट्यूब में भी, किस में? एम्पुला वाले पार्ट में। यहां से क्वेश्चन
90% एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? या इसको भी हम आल्सो कॉल्ड है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है इनफंड्यूलम। इसकी लेंथ सेम है 1.25 सेंटीमीटर। अगर हम इसके डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर है इसका अप्रॉक्स 6 mm, याद रखना। सेम है इंटरस्टिशियल और इनफंड्यूलम, सेम लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। डिफरेंस किस चीज का है? डायमीटर का। इसका डायमीटर है 1 mm, उसका डायमीटर है 6 mm। अगर हम डायमीटर के बिहाफ पे लार्ज पार्ट की बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की, तो वो कौन सा होता है आपका? इनफंडिबुलम। क्लियर यहां तक? ये 4 पार्ट होते हैं, उनकी लेंथ डायमीटर की हमने बात की। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से रिलेटेड इनफंडिबुलम लार्ज पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, किसके व्याप पे? डायमीटर के व्याप पे। कितना है? 6 mm। और लेंथ के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो है एम्पुला। हाँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एम्पुला क्या है, कि अभी हम रफे के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वहां पे कुछ डाउट क्लियर करें। नेक्स्ट इनफंडिबुलम के साथ क्या होता है कि आपकी कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या बोलते हैं उनको? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उनको हम किस नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज फिम्बरी। क्या बोलते हैं उनको? फिम्बरी बोलते हैं। क्या फंक्शन है फिम्बरी का? फिम्बरी का फंक्शन क्या है कि जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उसको कैच करना। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फिम्बरीज की जब हम बात करेंगे, कई बार एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर ऑफ फिम्बरी की बात करेंगे तो कितने होते हैं? 25 to 30। ठीक है, इसके अंदर एक लार्ज फिम्बरी होती है, अभी थोड़े से स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन दैट इज नोन एज ओवेरियन फिम्बरी। यानी कि नंबर ऑफ फिम्बरी इनफंडिबुलम में प्रेजेंट होते 25-30, उसके अंदर एक लार्ज फिम्बरी, उसको हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी। उसी का मेन रोल क्या है? यही इसी का ही मेन रोल है टू कैच द ओवम। ओवम को कैच करेगी, वहां से रिलीज करेगी, कहां पर? इनफंडिबुलम में, तो वहां से एम्पुला में। एम्पुला में क्या होगा? फ्यूजन होगा, और एम्पुला के बाद फ्यूजन होने के बाद वो कहां चला जाएगा? यूट्रस में। क्लियर यहां तक? ये सभी क्लियर था? फिम्बरी कैच करेगी। अब मूवमेंट कैसे होता है याद रखना, इसके लिए स्पेसिफिक है। आपने एक वर्ड सुना होगा पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो आपके मेनली कहां देखने को मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जब आप फूड इनगल्प करते हो तो जो फूड की जो मूवमेंट है, जो आपकी फूड पाइप होती है, उसके अंदर आपको मेनली कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है? दैट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और कहां मिलता है? सेम, जो आपका ओवम है एंड देन फ्यूजन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ओवरऑल किसका रोल है? फैलोपियन ट्यूब का। भाई फ्यूजन भी वहीं होगा, ओवम ओवरी सिक्रीट होने के बाद भी वहीं जाएगा। तो ओवम का एम्ब्रियो का मूवमेंट कैसा होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर? दैट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यानी कि जो आपका एम्ब्रियो कहां से? फैलोपियन ट्यूब से इंप्लांट होगा कहां पे? यूट्रस के अंदर। तो उस पूरे मूवमेंट को या किस मूवमेंट के हेल्प से होगा? दैट इज पेरिस्टालसिस। और किसकी मदद से होगा? पेरिस्टालसिस के साथ साथ एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर?
इस यानी कि ओवम का मूवमेंट कैसे देखने को मिलता है फैलोपियन ट्यूब में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और कहाँ प्रेजेंट होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, फूड फाइव के अंदर में। वहाँ पे क्या होता है, जब फूड इनगल्प करते हो तो वो कैसे मूव करता है? पेरिस्टालसिस उसके द्वारा, प्रोसेस के द्वारा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर मूवमेंट का। इसके अंदर बस एक पॉइंट और बाकी है फैलोपियन ट्यूब में, बाकी थ्योरी पार्ट हो चुका है। एक दो क्वेश्चन जहाँ से जो इंपॉर्टेंट थे वो पॉइंट आपको बता दिए गए। नेक्स्ट जो मैंने बात की थी इसकी कवरिंग लेयर की बात की थी, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर? कॉलमनर एपिथेलियम क्या होती है कि मस्कुलर लेयर है, इसके साथ क्या प्रेजेंट होती है? दैट इज सिलिएटेड स्मॉल प्रोजेक्शंस होते, बहुत छोटे छोटे। सिलिएटेड, सीलिया सबको पता है आपने ऑलरेडी। तो सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट किनके द्वारा होता है? सिलिएटेड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो किसकी हेल्प से होता है? ओवम का जो सिक्रीशन है या फिर मूवमेंट है, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस एंड सिलिएटेड सेल्स के द्वारा, यानी कि जो उसकी कवरिंग लेयर होती है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ, लास्ट क्लासेज में हमने थोड़ी सी ये पॉइंट रह गए थे, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिन जाइटिस। नोट कर लेना, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सेल्फिन-जाइटिस। रिमूवल यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, या फिर कुछ पार्ट जो हम फैलोपियन ट्यूब का रिमूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिंजेक्टोमी। क्लियर? एंड एक कंडीशन होती है आपकी, ये क्लियर आपका फैलोपियन ट्यूब में इतना ही है, जहां से जो क्वेश्चन आते थे आपको बता दिए गए। मेनली जो एब्नॉर्मलिटी थी वही होती है इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब विद सेल्फिंजाइटिस। अगर हम ट्यूब के कुछ पार्ट को रिमूव करते हैं, दैट इज सेल्फिंजेक्टोमी। क्लियर? अब एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है? एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम आपको मैं कई जगह बता चुका हूँ। ट्यूबोइडल एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या होती है? कवरिंग किसकी? यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, इन सब की एक कवरिंग होती है। सबको पता है मस्कुलर कवरिंग कौन सी होती है? दैट इज एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर। तो उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। तो उसके अंदर इंक्लूड है, जब एंडोमेट्रियोसिस की बात करेंगे तो ये नहीं है कि यूट्रस में ही इन्फ्लामेशन है। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि हो सकता है यूट्रस में हो सकता है वेजाइना में हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में हो, बट जो मेन पार्ट, प्राइमरी पार्ट जो इसके अंदर अफेक्ट होता है, दैट इज यूट्रस। एंडोमेट्रियोसिस सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? आपके यूट्रस में। क्लियर? तो ये कुछ एबनॉर्मल कंडीशन थी। तो आज की क्लास में इतना ही। हम फैलोपियन ट्यूब आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे यूट्रस पर, क्योंकि यूट्रस क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं गायनी। क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी से पहले, क्या वेट होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या वेट होता है, आफ्टर डिलीवरी क्या चेंजेस आते हैं, वो सब हम यूट्रस के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल, आज क्लास में जो भी आपने देखा, एंड थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।